जैसे कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, वैसे ही आज हम लोग नया सेशन के साथ आर्टिकल 107 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 108 से आज नई शुरुआत करेंगे। कुछ है नहीं, बस अभी हम लोग संसद की कार्यवाही पढ़ रहे हैं, कैसे संघ सरकार कार्य करती है, कैसे पीएम सीएम डीएम पे तो अभी नहीं आए हैं, पीएम सीएम इस सब के बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति पढ़ लिए। इसी में हम लोग पीएम के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग इमरजेंसी के बारे में भी जानेंगे क्या होता है आपद का, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि तू सब्र तो कर मेरे यार, तो सब्र तो कर मेरे यार, तुम्हें जो अभी क्या मजाक उड़ा रहे हैं आने वाले समय में वो तुम्हारे क्या उड़ाएंगे, वाहवाही भी उड़ाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, पेशेंस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और अपने जीवन को क्या बनाइए, सक्सेस बनाइए। जीवन में 4 सूत्र को अपनाइए। सबसे पहला बड़ा लक्ष्य बनाइए, योर एम इज बिग। दूसरा का बात, अचीव नॉलेज अनलिमिटेड, नॉलेज को क्या करते रहिए, अचीव करते रहिए। तीसरा का पेशेंस रखिए, पेशेंस। और चौथा हार्डवर्क। और जिस दिन ये 4 चीज आप अपने अंदर ला लिए, क्या क्या, एम पहला लक्ष्य बड़ा रखना है, दूसरा का क्या करना है, लक्ष्य बड़ा रखने के साथ नॉलेज एनी टाइम अचीव करते रहना है, ज्ञान को हमेशा लेते रहना है। तीसरा का जब नॉलेज आएगा उसके साथ आपको पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और चौथा हार्डवर्क। अगर ये ला लिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये हम नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे। और आप देख सकते हैं कि एक रामेश्वरम के गली से निकला हुआ बच्चा जब भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम आप तो एक बड़े ही क्या है, डिजिटल युग में है, जहाँ फोन न जाने क्या क्या आधुनिक सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध है। आज हम आपसे कांटेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन का देन है। और इस युग में आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, बड़े ही शोक की बात है। इसी के कारवा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आर्टिकल 108 पे आएंगे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 1 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में क्या था, भाग 1 में था भारत के राज्यों एवं भूभाग। भाग 2 में देखिए, याद कीजिए क्या था, सिटीजनशिप। भाग 3 फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 5 संघ सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग भाग 5 में ही देख लीजिए, यहाँ पे 151 आर्टिकल है, जिसमें से 107 तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं। 108 से आज हम लोग का स्टार्टिंग होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 108 कहता है, 10 कहता है कि संसद जो है ना, उस संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन मतलब कि आपको बुलाकर, एक साथ बुलाकर, और क्या करना, आपको एक साथ बुलाकर इसको आपके इसमें संयुक्त अधिवेशन यानी कि मिलाना, बातचीत करना। वो कौन करेगी, संसद। आर्टिकल कितना कहता है, 108 संयुक्त अधिवेशन। कोई दिक्कत, 108 में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन जब हो गया, तब हम लोग अनुच्छेद जो है ना 108 पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 109 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 109 कहता है कि ये जो है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि धन विधेयक क्या होता है। और धन विधेयक जब होता है तो उसको कैसे आगे उसको व्यवस्था किया जाता है, कैसे उसको प्रावधान किया जाता है, और कैसे उसको प्रावधान करके क्या किया जाता है, उसको लोकसभा में पारित किया जाता है। तो ये धन विधेयक का परिभाषा है। सिर्फ इतना ही मान के चलिए कि धन विधेयक का परिभाषा है। और धन विधेयक का परिभाषा कहता क्या है, परिभाषा का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले बात उसके बारे में बताना। परिजोड़ आवरण यानी कि पर्यावरण के बारे में बताना, वैसे ही परिभाषा यानी कि धन विधेयक के बारे में बताना। तो देखिए धन विधेयक कहाँ पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है। धन विधेयक कहाँ पारित होता है, लोकसभा में पारित होता है। और धन विधेयक जो है ना, ये एक विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान के द्वारा इसको पारित किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं सरकार सरकार सरकार, धन विधेयक कहाँ पारित होगा, लोकसभा में होगा। और ये विशेष प्रावधान है। सबसे पहले बात सुनिए कि धन विधेयक होता क्या है।
तो धन विधेयक जो है ना, समझ लीजिए कि जैसे कि अभी आप लोग को हम बजट पे आएंगे तो बताएंगे, लेकिन आप इतना अभी मोटा मोटी समझ लीजिए कि सरकार कोई भी बने, तो बीजेपी का बने या कांग्रेस का बने, बिना पैसा के सरकार चल नहीं सकता। अब बताइए कि आपको एटीएम दे दिया जाए और एटीएम का पिन बताया ही ना जाए, आपको पैसा ना है और बोल दिया जाए कि आप मॉल चले जाइए, आप कहाँ चले जाइए, आप गोवा चले जाइए, आप कहीं पे भी बिना पैसा के कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे संविधान में धन विधेयक का प्रावधान लाया गया। और धन विधेयक का कहाँ आता है, पहले लोकसभा में पारित होता है, तब राज्यसभा में पारित होता है। ये हम लोग का परिभाषा था 109 धन विधेयक का। अब हम लोग 1010 पढ़ेंगे। धन विधेयक देखिए एक बार फिर से याद कीजिए, 108 क्या था, संयुक्त अधिवेशन, 108 संयुक्त अधिवेशन, 109 था कि धन विधेयक कहाँ पारित होता है, लोकसभा में होता है। धन विधेयक कहाँ पारित होता है, तो लोकसभा में पारित होता है विशेष प्रावधान के द्वारा, विशेष प्रावधान के द्वारा। आगे क्या पढ़े थे, 1010 में आइए तो 1010 कहता है कि ये धन विधेयक का क्या है, परिभाषा है। और इस परिभाषा में हम लोग आगे से पढ़ेंगे कि बजट क्या होता है। बजट आज हम लोग जानेंगे कि आप जानते होइएगा कि साल के लास्ट में निर्मला सीतारमण जी आते हैं और कुछ बोल के चल जाते हैं, समझ में नहीं आता है। अभी आप देखे होइएगा कि हम लोग का लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 3.0 आप बार सुन रहे होइएगा, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, जो भी बोलिए, वो क्या बन गया 3.0, यानी कि 3 बार प्रधानमंत्री बन गया। अच्छे कि 3 बार प्रधानमंत्री बने, तो आप इतना बताइए कि साल 2019 में जो पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 2024 में जो पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उस दोनों में अंतर क्या है। तो 2019 में जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, वो कहीं ना कहीं क्या चीज के बाद बहुमत के मत से बने थे। उनका खुद का सीट क्या आया था, 272 लाना होता है, 543 है, 543 को भाग कर दीजिएगा तो क्या आएगा, जैसे कि 500 के दिया 250 और 43 के दिया 22 23, यानी कि जिसको 273 सीट आ गया वो जीत गया। तो अब की बोला मोदी जी का 273 सीट नहीं आया है, यहाँ पे क्या हो गया है, ज्वाइंट हुआ है। आप देखते होइएगा जदयू बिहार से, जनता दल यूनाइटेड, और आप देखते होइएगा कि इनको चंद्रशेखर नायडू वहां से उड़ीसा, मतलब कि सब जगह से एक गठबंधन का सरकार बना है। और जो हम लोग का 2019 में मोदी जी जीते थे, उस समय क्या चीज का सरकार था, तो उस समय बहुमत का सरकार था मोदी जी। अभी जो गठबंधन का सरकार है, तो गठबंधन के सरकार में होता क्या है कि जब नीतीश जी चाहे पलट गए, और पलटी मारने का भी एक आगे पढ़ाएंगे हम लोग, बताएंगे कि पलटी भी कैसे मारा जाता है। और पलटी मार गए नीतीश चाचा और चंद्रबाबू नायडू, तो ना मोदी जी फिर लोकसभा में उनको क्या सिद्ध करना होगा, बहुमत सिद्ध करना होगा। कोई दिक्कत नहीं। वही हम लोग धन विधेयक का परिभाषा 10110 में पढ़ लिए। अब हम लोग 11 में पढ़ेंगे कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। 111 कहता है कि धन विधेयक आप अगर पारित करना चाहते हैं, तो ऐसे तो आपको पता है कि जैसे कि हम बताए थे कि राष्ट्रपति घर के फूफा जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर घर के फूफा जी से आप शादी में अगर अनुमति नहीं लेते हैं, तो आपके जग को क्या कर सकते हैं, भेड़ सकते हैं। भेड़ने का मतलब होता है कि आपको जग को खुशी, जग क्यों किया जाता है, शादी विवाह खुशी के लिए किया जाता है, वो आपको दुखी कर देंगे, वो शादी में आएंगे ही नहीं। और नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि आपका गांव समाज में आपका क्या होगा, बुराई होगा। तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होता है। किसकी, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। तो राष्ट्रपति की पूरा लिख दे, चलिए पूरे लिख देते हैं। धन विधेयक पर बिना राष्ट्रपति के अनुमति से, लेकिन धन विधेयक पर बिना राष्ट्रपति के अनुमति से धन विधेयक पारित नहीं होगा। राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए और राष्ट्रपति अनुमति देता ही है, क्योंकि अगर नहीं भी देंगे तो आपको जस्ट लाइक बता दिए है कि घर के फूफा जी, तो समझ जाइए कि हाँ, अगर कभी कभी राष्ट्रपति, जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति
कभी कभी ऐसा जैसे कि मनमोहन सिंह के सरकार में राष्ट्रपति ऐसा हुआ करते थे कि राष्ट्रपति जो कहते थे वही पीएम मनमोहन सिंह करते थे, क्योंकि एक मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने लिए एक लोकसभा सीट का चुनाव नहीं जीत पाए, और मोदी जी यहाँ 7-7 लाख वोट से मोदी जी के दम पे कितना ज्यादा सांसद चुना जा रहा है, कुत्तों कौवा खड़ा हो जा रहा है उसको भी जीत जा रहा था। 2019 में तो ऐसा वेव था मोदी का कि कुत्ता कौवा कहीं से किसको भी खड़ा है, वो कुत्ता खड़ा कर दो वो भी जीत जाएगा, सांसद बन जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है, ट्रेंड होता है, कुछ कुछ नेता हमारे लिए क्या हो जाते हैं, यूनिकॉर्न हो जाते हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, बार बार बताते हैं उनकी चर्चा में कि कभी वो रामेश्वरम की गली में पेपर बेचने का काम करते थे, कभी वो एनडीए में जॉब नहीं कर पाए थे, वो नदी में गंगा में छलांग लगाने जा रहे थे। उनको एक ऋषि ने कहा कि बेटा तुम छलांग मत लगाओ, तुम अभी एनडीए का एग्जाम नहीं निकाला, आने वाला समय में 3 सेना का प्रमुख बनेगा। और सच में उन्होंने 3 सेना का प्रमुख बना, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का पद ऐसा होता है, थल जल वायु तीनों का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसीलिए अगर आपके भी लाइफ में अगर कभी निराशा आए तो एपीजे अब्दुल कलाम का भारत मेरे सपनों का भारत देखिए, जरूर पढ़िएगा और बहुत सारा आपको उसमें सीखने को मिलेगा। लाइफ में असफलता आना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ में असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। असफलता से कभी घबराना नहीं है, असफलता में ही लिखा हुआ है। देखिए असफलता जब हम लिखते हैं तो इसमें सफलता छुपा हुआ है, असफलता इक्वल टू सफलता, सफलता लिखा है, अगर इस अ को मिटा दीजिए तो ये सफलता। अनसक्सेसफुल इक्वल टू सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल इक्वल टू सक्सेसफुल। तो इसलिए अगर लाइफ में कभी एक बार प्री ना निकले, मेंस ना निकले, इंटरव्यू ना निकले तो कभी टेंशन डिप्रेशन मत लीजिएगा। आप भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। उसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, 35 साल एज होना चाहिए, जन्म लिए है एज हो ही जाएगा। और क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, जन्मे से है। और क्या होना चाहिए, आपको एक जिस राज्य का राज्यपाल बनिएगा उस राज्य से नहीं होना चाहिए, वो हम लोग बिहार से कहा उत्तर प्रदेश से बन जाएंगे और दिल्ली वाला हरियाणा से बन जाएगा, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। 111 कंप्लीट हो गया। देखिए अब 112 में जो है बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट, देखिए बजट अगर इसको समझना है तो आप घर के एग्जाम्पल से समझिए। बजट होता क्या है, जैसे कि आपको घर से 5,000 रुपया मिला, अब आपको 5,000 रुपया मिला तो उसमें आपका बजट होगा। बजट क्या होता है कि आपको पता है कि 5,000 आया, जिसमें से 1,500 रूम रेंट भर देंगे, 1,500 मेस वाले को दे देंगे, 500 का लक्ष्मीकांत खरीद लेंगे, 500 का ब्रश शैम्पू तेल जो भी लगाते हैं बाल उल कटवा लेंगे, और 500 रुपया हम क्या करेंगे, रखेंगे दोस्तों के लिए, पार्टी के लिए। तो ये एक तरह से क्या हो गया, बजट हो गया। सेम वैसे ही बजट का मतलब होता है कि जो वार्षिक वित्तीय आय है उसको बताना, यानी कि आप वार्षिक वित्तीय विवरण को बताइएगा, आय एवं विवरण को बताना ही बजट कहलाता है। तो आप अगर वार्षिक वित्तीय, वार्षिक आय, वार्षिक, क्या हो गया भाई, वार्षिक वित्तीय, वार्षिक वित्तीय, वार्षिक वित्तीय विवरण को बताना, विवरण का मतलब समझिए, विवरण को बताना, वार्षिक वित्तीय विवरण को बताना क्या कहलाता, बजट कहलाता। वार्षिक वित्तीय विवरण को बताना क्या कहलाता, बताना बजट कहलाता, बजट कहलाता। अब इसमें आपको बताना क्या पड़ेगा कि आप साल में कहाँ कितना पैसा खर्च किए हैं, आप साल भर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करना चाहते हैं भारत में, आप कहाँ पे कितना पुल में खर्चा लगाइएगा, कितना नदी में, कितना शिक्षा में, कितना स्वास्थ्य में। अभी आपको बताना है कि पैसा आएगा कहाँ से और ये खर्चा कितना किए हैं। यानी कि बउआ एक बात याद रखिएगा, जैसे कि आप घर में अगर आप अपने पिताजी का पॉकेट नहीं है कि गए 1 रुपया निकाल लिए, लवे सीना कोई देखा नहीं,
और आपके माता जी का उस सिरहनी के तर नहीं है कि जाके निकालिए। ये वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जो है, अगर आप संसद से बिना विधेयक पारित किए राष्ट्रपति की अनुमति बिना आप पैसा एक भी नहीं निकाल सकते हैं। बजट में हम लोग आगे अगर विस्तृत रूप में बजट का वीडियो हम बना चुके हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं आप। लेकिन बजट के बारे में समझिए कि बजट भी कई प्रकार के होते हैं। बजट में आपको पता होगा, बजट में ऐसा विधेयक जो आपको आपको अगर आपको अधिक पैसा की जरूरत है, एडिशनल यानी कि अतिरिक्त के लिए बजट का बहुत सारा प्रकार होता है। फिर आपको लास्ट में बजट निकालना कैसे पड़ता है, इस सब के द्वारा आपको बजट बहुत एक विस्तृत सेशन है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 112 में यही चर्चा किया गया है कि बजट वार्षिक वित्तीय विवरण को बताना ही क्या है, बजट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब 13 कहता है, 13 देखिए अनुच्छेद 113 कहता है प्रकलन। प्रकलन का अगर रियल मतलब निकालिएगा, प्रकलन का रियल मतलब होता है कि आप खर्च का ब्यौरा दीजिए, खर्च का ब्यौरा दीजिए, खर्च का लिस्ट बताइए कि आखिर आपने बउआ खर्चा किया तो कहाँ किया। खर्च का लिस्ट बताना ही क्या कहलाता है, प्रकलन कहलाता है। खर्च का लिस्ट एवं विवरण को क्या बताना भी क्या कहलाता है, प्रकलन कहलाता है। खर्च का लिस्ट या बताना कि आखिर खर्चा कहाँ, बताना कि खर्चा कहाँ। प्रकलन खर्च का लिस्ट यानी कि खर्च का लिस्ट बताना कि खर्चा कहाँ। अब देखिए कि प्रकलन इसको बोला गया, संविधान के भाषा में इसको प्रकलन बोला जाता है। प्रकलन का मतलब है कि आपको पिताजी जब आपको पैसा भेजते हैं, आप दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, यूपी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपसे पूछते होंगे वो कि बउआ तुमको 7,000 रुपया अभी भेजे हैं तो तुम क्या किया। अगर उसी को आप एक लिस्ट यानी कि ब्यौरा बनाते हैं, जैसे कि आप रूम पार्टनर के जोड़े रहते हैं, तो रूम पार्टनर के जोड़े रहने के दौरान होता क्या है कि आप अगर सामान लाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं कि हम यहाँ 30 रुपया दूध में, 20 रुपया पानी में, 50 रुपया सब्जी में, 60 रुपया झाड़ू में, 30 रुपया वॉशरूम साफ करने में, ना जाने क्या क्या। तो उसी को बताना ही क्या कहलाता है, प्रकलन कहलाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आइए अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114 इसको कहा क्या जाता है, विनियोग। विनियोग देखिए नामे से इसको प्रसिद्ध होता है, विनियोग मतलब कि आपके आगे विनती करना। विनती करना, क्या करना, विनती करना या विनियोग कहलाता है। विनियोग विधेयक से क्या होता है, विनियोग विधेयक से पैसा निकाला जाता है। विनियोग विधेयक से पैसा निकाला जाता है। अब देखिए कि आप बताइएगा, अब जैसे कि 5,000 रुपया भल मंगाए हैं आप, और पापा को बोलिए कि पापा हमको फिर एगो कोर्स खरीदना है कि 3,000 रुपया और भेज दीजिए। कितना भेज दीजिए, 3,000। तो उसको आपको क्या बताना होगा, ब्यौरा देना होगा। और ब्यौरा क्या देना होगा, आपको बताना होगा कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, कि यहाँ खर्चा करने जा रहे हैं, यहाँ खर्चा करेंगे। तब उसके द्वारा विनियोग के द्वारा आपका पैसा निकलेगा और तब आप खर्चा कीजिएगा। कोई दिक्कत? 115 और बढ़िया, अतिरिक्त अनुदान। नाम से देखिए, नामे से हम लोग का प्रसिद्ध हो जाता है। ये सब प्रीलिम्स में पूछेगा, जो कि कल आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जाम है। जो आदमी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहा है उसको हमारे तरफ से ईश्वर की बहुत अनुकंपा कि आप लोग लाइफ में सफलता पाए। सबसे पहली बात, 1-2 गलती मत कीजिएगा। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और किसी दूसरे जगह से आके अगर आपका सेंटर दूर है तो क्या कीजिए, सबसे पहली बात उस सेंटर को क्या कीजिएगा, जल्दी पहुंच जाइएगा सेंटर पे, थोड़ा समय पहले पहुंच जाइएगा। पहुंचने के बाद थोड़ा सा, जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के बीच में 2 घंटा का गैप मिलता है। आपका जब पेपर फर्स्ट हो जाएगा तो सीसेट के लिए 2 घंटा का गैप मिलता है। उस 2 घंटा के गैप में कुछ हल्का ड्राई फ्रूट या जो भी फ्रूट्स हो उसको जरूर सेवन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, एक बात और,
इसको आप नोटिस करके रखिएगा कि जो आपका पिछला एग्जाम हुआ इसको जीरो टेंशन में रखिएगा, कैसा गया नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मिलाना कोई नहीं। आने वाला जो आपका एग्जाम है, सेकेंड पेपर है, उस पर फोकस करना है और अपने जीवन को शानदार बनाइए। आप लोग को भगवान अच्छी क्या दे, सद्बुद्धि दे, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने क्षेत्र विशेषज्ञ बने, आप लोग का मेहनत रंग लाए और आप लोग सफल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अतिरिक्त अनुदान में हम लोग पढ़ेंगे। अतिरिक्त अनुदान का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त अनुदान से ही मतलब क्या होता है? अतिरिक्त का मतलब होता है बउआ, अतिरिक्त अनुदान कितना है? अनुच्छेद 115, 14 तक किधर पढ़े थे? 15। अतिरिक्त अनुदान में कहता है कि एक्स्ट्रा आपका क्या खर्चा होने वाला, तो एक्स्ट्रा खर्चा को बताना ही क्या कहलाता है? अतिरिक्त अनुदान। एक्स्ट्रा खर्चा बताइए कि यहाँ हम लोग खर्चा कर रहे हैं कि यहाँ हम लोग खर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही से खर्चा है, तो आप इतना पैसा, जैसे कि बजट, अगर कोई बजट मान के चलिए कि सड़क का बना, वो सड़क 1 करोड़ में नहीं बन रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा अतिरिक्त अनुदान के द्वारा कि हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं और पैसा की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा पैसा लेना ही अतिरिक्त अनुदान कहलाता है। अनुच्छेद 116 अब हम लोग का बचा, आज का लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 116, और 116 कहता है कि आप जो क्या कर रहे हैं, इसमें लेखा अनुदान की चर्चा किया जाए। लेखा अनुदान जो होता है कि जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव था, लेखा अनुदान 6 मंथ के लिए होता है। कितना मंथ के लिए होता है? 6 मंथ के लिए होता है। और इसमें 6 मंथ क्या बताती है? व्यय बताती है। जैसे कि अभी आपका मोदी जी का चुनाव जब चल रहा था तो आचार संहिता लागू था, तो 6 महीना का पहले ही खर्चा बता देगा कि यहाँ इस आदमी को इतना पेमेंट करना है, इस सरकारी विभाग को इतना पेमेंट करना है। ये किसके द्वारा होता है? तो लेखा अनुदान के द्वारा लिख के इसको पार किया जाता है। आज का टॉपिक हम लोग यहीं छोड़ते हैं। 160 तक आप लोग को बोले थे कि लास्ट में एक टेस्ट लेंगे, अभी हम लोग कल का टेस्ट लेते हैं कि बउआ आप बताइए कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, हम बोले थे कि एक क्वेश्चन 5 को क्वेश्चन पूछेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन कितना अनुच्छेद में होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मारिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप से है कि आप अगर भारत का नागरिक है और आपका राज्यसभा में आपको अगर चुनाव लड़ना है, राज्यसभा के लिए कितना एज चाहिए? लोकसभा के लिए नहीं, राज्यसभा के लिए उम्र, राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए निर्वाचन प्रतिनिधि का उम्र कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन कंप्लीट, इसको स्क्रीनशॉट मारिए। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जब हो गया तो एक और बता दीजिए कि हाँ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद तक के बीच है? मौलिक अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद के बीच? चौथा डीपीएससी का फुल फॉर्म बताइए। आज एकदम हल्का क्वेश्चन दिए हैं, आशा करते हैं अगर ये आपसे नहीं बनता है तो आप अपनी तैयारी पे क्या कीजिए, सब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, तो 160 आर्टिकल क्या कहता है? लास्ट आर्टिकल जो पढ़ाए हैं वो क्या कहता है? ये आपका 5 को होमवर्क है, इसको कमेंट पे जरूर बताइएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हो कमेंट को बनाने का, इस नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फोन नहीं लगेगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको क्या मिलेगा? आपको इस नंबर पे पूरा आपका क्वेश्चन चेक किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज के किसी को इस सेशन में कोई दिक्कत हुआ है तो बताइए। आज को किसी को इस सेशन में, आज के इस सेशन में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे दोस्त, तू सब्र रख, तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तू हकदार है, तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तू हकदार है। सिर्फ अपने पेशेंस को बनाए रखिए, हार्ड वर्क को करते रहिए और लाइफ में सफलता को पाइए। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।